ये क्वेश्चन करो। A particle of unit mass is moving along x-axis under the influence of a force and its total energy is conserved. Four possible forms of the potential energy of the particle are given in column 1. A and U naught are constants. Match the potential energies in column 1 to the corresponding statement in column 2. जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, बच्चा क्वेश्चन है, देख के आंसर आएगा, फटाफट से बताओ आंसर। सवाल तो समझ में आया है ना? इक्विलिब्रियम का सवाल है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको आता है? क्या होता है इक्विलिब्रियम में? बहुत अच्छी बात है, दुरान तू पढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा और मेहनत कर। 3 घंटे 3.5 घंटे हो रहे हैं, अभी 6 पहुंचाना है। बोलो बोलो। इक्विलिब्रियम आता है du बाई dx 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। फिर स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होने पे। लेस देन 0 पे कैसे होगा ये स्टेबल? वो अनस्टेबल होगा। चेंज इन स्लोप देखो ना। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कौन से इक्विलिब्रियम में होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और न्यूट्रल में क्या होता है? डबल डेरिवेटिव 0। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? कांस्टेंट। चलो, तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम, ट्राई करो। पूरा और छोटा करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं फिर तुम लोगों को। चलो पहले इसको सॉल्व तो कर लो ना, क्या क्या कह रहा है, फिर ऑप्शंस मैच करना। x का फंक्शन दिख रहा है ना, क्या है? u नॉट बाई 2 1 माइनस एक्स बाई 2 a टू द होल स्क्वायर टू द होल रेज टू माइनस 2, सॉरी प्लस 2। तो ये पूरा दिया है, और हर जगह पे क्या पूछ रहा है? फोर्स किस पॉइंट पर 0 होगा? फोर्स किस पॉइंट पर 0 होगा? तो पहले 0 वाला फोर्स निकाल लो। और अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर एक्सपोनेंशियल मतलब e हो गया, e रेज़ थर्ड वाला c वाला। हाँ, e रेज़ टू। इसमें क्या है पता है? कैलकुलस थोड़ा सा अच्छा खासा दिया है, बाकी कुछ नहीं है। थर्ड वाले का भी कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो तुम्हें सॉल्व कर लेना चाहिए। ये एक्चुअली शायद इसका फॉर्मेट ऐसा, फॉन्ट साइज ऐसा बनाया है ना कि ऊपर नीचे हो गया, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती है। परेशान मत होना। वो u नॉट बाई 2 इन ब्रैकेट है, नीचे भी u नॉट बाई 2 एक्स बाई a टू द होल स्क्वायर है। थर्ड वाला u नॉट बाई 2, सब u नॉट बाई 2 से ही चालू हो रहे हैं। जयवीर, हाथ नहीं चल रहे। बंद है ना पढ़ाई लिखाई? मैं पिकनिक ले जाऊंगा, वापस लाऊंगा नहीं, वहीं छुड़वा दूंगा तुम्हें, पैसे वैसे छीन के। मैं कह रहा हूँ क्या? पहला क्या है? u1x पहला जो फंक्शन दिया है x का, ये है u नॉट बाई 2
1 माइनस एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर ये। अब तुम्हें बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का कहाँ पर हो रहा है, फोर्स एक्टिंग एट विच पॉइंट इज जीरो। तो अगर मुझे ये लिखना है तो क्या मैं डी यू बाई डी एक्स को जीरो कर दूं? एक एक इक्वेशन को चेक करते हुए चल रहे हैं हम। डी बाई डी एक्स ऑफ यू नॉट बाई टू को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1 माइनस एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये पूरा पार्ट इधर जाके जीरो बन गया। अब इस पूरे को x मान के अगर मैंने सॉल्व किया तो ये बनेगा 2 1 माइनस एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये वाला पूरा पार्ट जाके फिर से जीरो बन गया। इसको डिफरेंशिएट करो, 1 तो जीरो हो जाएगा। दिस इज माइनस 1 बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कहां पर हो रहा है फोर्स जीरो? द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो। तो पहले का आंसर तो क्यों होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कहीं कैलकुलेशन में एरर तो नहीं हुआ है, देख लो। और दूसरे वाले पार्टिकल का भी क्या आएगा, u नॉट बाई टू बाहर आके जीरो बन गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो दूसरे वाले का भी x जीरो पर ही होना चाहिए। दूसरे वाले का भी जो फोर्स है वो जीरो किस पॉइंट पे होगा, x जीरो पर। ठीक है, हटाऊं मैं इसको। देखो एक सिंपल सा सवाल है, तुम लोग बहुत टाइम ले, टाइमर चल रहा है इसमें कहीं पे। अच्छा, उसने मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें, देख रहे हो, एक के साथ कई ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, तो ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। हाँ, कहाँ स्कूल करके जाना है भाई, किधर तक पहुंचे? ए का कौन कौन सा आया? ए का पी क्यू आर तो तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, लास्ट पी हो रहा है, क्यू और आर भी हो रहे हैं। क्यू तो अभी हमने प्रूव किया एक्स जीरो पर हो रहा है, और आर माइनस ए पर भी हो रहा है। इसको और एक तरीके से कर लो, फटाफट हो जाएगा। तुम डी यू बाई डी एक्स को जीरो करो ही मत, तुम डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो माइनस डी यू बाई डी एक्स की, और उस वैल्यू में ये सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ। तुम्हें फटाफट से समझ में आ जाएगा कि सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो इक्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा था, तुम्हारा क्यूबिक बन रहा था ना, तुम्हें तीन तीन वैल्यूज मिल जाएंगी। क्वेश्चन एक बार देख लो, तो मैं एक नोट पे ही लिखता हूँ इसको, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। हाँ, एक काम करो, ऑप्शंस लिख लो आप लोग। तो ऑप्शन लिखे रहोगे तो मैं वहां सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ए बी सी डी लिख लो, मैं यहाँ पर अभी कुछ भी करके आंसर दिखा देता हूँ तुम्हें क्या आंसर है, फिर हम सॉल्व करते हैं, आप आंसर मैच करते रहना। हो गया लिख के, कोई भी शेयर कर लेते हैं। डी है, हाँ करेक्ट है, रट्टा मार लिए क्या? अच्छा, पहला कौन सा है, यू नॉट बाई टू 1 माइनस एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर।
u की वैल्यू है ये है ना, तो f की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, क्या माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख दूं? तो माइनस साइन बाहर रखो, u नॉट बाई टू भी बाहर आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स करोगे। अब मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करूंगा यहाँ पे, 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ f की क्या वैल्यू आ गई, ये 2 और 2 मर गए, माइनस माइनस प्लस यू नॉट, या ऐसे रखो 2x बाई ए स्क्वायर यू नॉट 1 माइनस एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर, यही आएगा ना। कौन कौन सा पॉइंट पूछा है अपने को, x इज इक्वल टू ए 0 माइनस ए, तो पहले ये तीनों ले लो, x की वैल्यू a रखो ऑप्शन चेक करने के लिए। तो देखो यहीं पे मैं डायरेक्टली रख रहा हूं, तो a रखते ही क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 बन गया, आगे सॉल्व करना ही नहीं, जैसे यहां 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, द होल थिंग बिकम्स 0। ठीक है, x को 0 रख दो तो यहां पे 0 आ जाएगा, तो x 0 रखने पे यहां पर 0 आ गया, तो ये भी काम बन गया। x को माइनस ए रखो, तो माइनस या प्लस कुछ भी रखो, ब्रैकेट के अंदर ये 0 ही बन जाएगा, ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये फिर से 0। तो क्या फोर्स तीनों केस में 0 आ रहे हैं, और कौन सा केस दिया वो भी चेक कर सकते हो। The particle experiences an attractive force towards x is equal to 0 in the region x is less than a। x is less than a पर वो अट्रैक्टिव फोर्स देख रहे हो। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो, तो इसमें 0 पर, a पर और माइनस ए पर, क्या तीनों पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है? क्या तीन तीन इक्विलिब्रियम मिल रहा है? अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। लकीली आपका शायद एस नहीं है ऑप्शन में ना, कि है? अच्छा, और कौन सा ऑप्शन दिया इसमें? टी भी दिया, एनर्जी भी पूछा है। ठीक है, एनर्जी कैसे निकालते हैं? व्हाट इज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कैसे निकालोगे? पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं वो पता करना पड़ता है। तो ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई, कहाँ गई? ये है ना डी यू बाई डी एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, क्या आएगा? डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो हमारा 2u नॉट बाई ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हाँ ना? अंदर क्या बचेगा? d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस एक्स क्यूब बाई ए स्क्वायर। सॉल्व करो तो 2u नॉट बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये वैल्यू है डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की। अब तुम्हें बताना है कि पार्टिकल कैसे इक्विलिब्रियम में है, अट्रैक्टिव फोर्स कब मिलता है उसको। एक पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। कौन से इक्विलिब्रियम में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं, हमें ये तो पता चल गया पहले केस में इक्विलिब्रियम इन 3 पॉइंट्स पे मिल रहा है। इन तीनों की वैल्यू रख के आप देखो इक्विलिब्रियम आ कैसा रहा है। अगर मैंने x को a रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? 3a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3 का ये 2 आ जाएगा माइनस में। तो मैं यहां पे अगर देखूं तो x की वैल्यू
ए रखने पर तीन इक्विलिब्रियम में तीनों को चेक करना होगा। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मतलब जो एक्स ए वाला पॉइंट है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये सवाल एक्चुअली कैलकुलेटिव है, ये एक लाइन में करने वाला सवाल नहीं है, एडवांस के सवाल ऐसे ही आते हैं। तो अब ये नहीं मिला, अब x की वैल्यू 0 रख के देखो, x को अगर मैंने 0 रख दिया तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? x को 0 तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, तो 2u0 बाई स्क्वायर u0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट बोल रहा है वो, और पॉजिटिव कांस्टेंट है, कुछ नहीं बोला है, तो क्या ये ग्रेटर देन 0 आ गया? तो क्या एक्स ए पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कर रहा है? कर रहा है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम। और x इज इक्वल टू माइनस ए अगर रखोगे तो भी तो ये पूरा पार्ट तुम्हारा माइनस ए रखने के बाद भी ये वाला पार्ट तो तुम्हारा प्लस में ही आएगा ना, मतलब वही डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही होगा। समझ में आया क्या? तो ऑसिलेट कौन से पार्ट पे कर रहा है? वो ऑसिलेट कर रहा है x0 पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना, तो ऑसिलेट कहां कर रहा होगा? वो x0 पर। मतलब अगर मैंने कोई भी ग्राफ बनाया है तो ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा वो ओरिजिन पे ही होगा। बिल्कुल कहाँ होगा वो? क्योंकि एक ही फंक्शन दिया ना x का ही, तो यहीं पे ये ओरिजिन पे ही x0, मतलब मैं अगर ग्राफ बना ही देता हूँ, खैर इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो समझ लो। अच्छा, बाउंसर तो नहीं जा रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ा दे रहा हूँ? ये वाला पॉइंट माइनस ए आएगा, ये वाला पॉइंट प्लस ए आएगा, और अनस्टेबल यहां भी है, अनस्टेबल यहां भी है, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। ठीक, यहां भी अनस्टेबल आ गया और यहां भी अनस्टेबल। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? ये ux का कर्व बनाया है, यहां वैल्यूज रखो, देखो ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, उस क्वाड्रेटिक ग्राफ को यहां मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसी के अबाउट ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। अब सवाल में जो स्टेबल अट्रैक्टिव फोर्स भी इसी के अबाउट मिलेगा। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो दूर भाग जाएगा ना ये, यहां जब कोई ऑब्जेक्ट रख के स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तभी तो इस पॉइंट पे वापस आएगा, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अब आगे देखो, इसमें जो ये वाला ऑप्शन कह रहा था आपका एस ऑप्शन, द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एट अट्रैक्टिव फोर्स towards x is equal to 0 in the region x is less than a। अब x is less than a का मतलब यहां तक की बात कर रहा है, तो यस ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस तो करेगा, लेकिन उसने आधा ही दिया है। किस रीजन में करेगा? समझ आया क्या? ये पूरा ही तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का पार्ट है ना। जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तब भी अनस्टेबल में आएगा, लेकिन यहां तक तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रखेगा। तो एक ये हो गया, कहाँ गया? तो बार बार चेंज। हाँ हाँ, तो ये होना चाहिए यार। एक मिनट, इन्होंने क्या किया है? एक इनका क्या सीन है? एफ निकाला, ठीक है, एफ की यही वैल्यू तो अपने को भी आई है ना, यही वैल्यू आई अपने को भी। हाँ ठीक है, अच्छा इसने वो दिया भी नहीं। 3 पॉइंट है, 0 a और माइनस है, देखते हैं ना।
मॉड ऑफ एक्स यार एक मिनट, इनके हिसाब से जो ये मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए है, इसमें तो पार्टिकल को अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है। हाँ, क्योंकि ए से माइनस ए के बीच में हो गया। हाँ, ये ऑप्शन भी सही होना चाहिए। सही है, उसमें नहीं दिया अलग बात है, लेकिन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स तो यहाँ मिल ही रहा है ना उसको। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब जहां वो पहले रखा था वही वापस आ जाए। तो अब मैं अगर यहाँ से यहाँ लेके जाऊं इस पॉइंट पर, यहाँ मतलब ऐसा धक्का मारूं कि यहाँ गया और यहाँ से फिर वापस आएगा ही आएगा ना वो, तो ये भी सही है। और जो लास्ट ऑप्शन, अच्छा ऑसिलेशन नहीं पड़ेगा अभी ना, तो ऑसिलेशन वाले ऑप्शंस को आप नहीं समझ पाओगे। फिलहाल तुम्हें थोड़ा सा हिंट में देता हूँ ऑसिलेट करने के टाइम पे क्या होता है। ऑसिलेट करने के टाइम पे जो पूरी एनर्जी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, हाफ के ए स्क्वायर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर। अब वो ऑसिलेट किसके अबाउट कर रहा है? इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट की टोटल एनर्जी जो होगी वही इस पॉइंट की भी वही तो हर एक पॉइंट की एनर्जी होगी। तो जब x 0 है तो x 0 पर एनर्जी कितनी, जरा वहां देख लो u के बेस इक्वेशन में, u0/2। x 0 पर कितना है? u0/2। तो जो इसकी मैक्सिमम एनर्जी है वो कितनी है? u0/2। और इसने पूछा कौन सी एनर्जी है? The particle with total energy u0/4 can oscillate about x is equal to -a। x is equal to -a जब लिख दिया तभी आप सोच लो x -a पे तो ऑसिलेट ही नहीं कर सकता वो। ए भाई तू कहां से बोलने लगा? तो x 0 पर जो है ना वो ऑसिलेट कर रहा है, x -a पर तो ऑसिलेट कर ही नहीं रहा है। x -a कौन है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये पहला ऑप्शन अभी आपने चेक किया, ये पूरा। तुम्हें कुछ समझा नहीं, मैं खाली अकेले पढ़ लिया ना। एक बार समराइज करता हूं मैंने क्या किया। पहले f का इक्वेशन निकाला, अब जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स दिए थे उन इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स को मैंने चेक किया, तो मुझे ये 3 पॉइंट्स मिल गए इक्विलिब्रियम के, तीनों सेटिस्फाई हो रहे थे, मतलब तीनों ऑप्शन सही हो गए। फोर्थ ऑप्शन उसमें सही नहीं दिया है, बट पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कहां पर? लेस देन ए वाले कंडीशंस में। तुम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो इसको दो तरीके से समझो कि अगर मैं पी पॉइंट पे 2 ऑब्जेक्ट रख दूं, इमेजिन करो कितने ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने? 2। एक को इधर डिस्प्लेस करूं, एक को इधर डिस्प्लेस करूं, कर सकता हूं। तो दोनों वापस आने के टाइम पर क्या ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर? अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ गिव्स यू द कंजर्वेटिव फोर्स। जब मैं P से राइट हैंड साइड पे जा रहा हूं तो मेरा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? स्लोप पॉजिटिव है अप टू वो मैक्सिमम वाला पॉइंट, स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब फोर्स नेगेटिव साइड लगेगा। तो जब मैं राइट साइड में जाऊंगा तो मेरा फोर्स ऐसे -x में आ रहा होगा, और जब मैं लेफ्ट में गया तब मेरा स्लोप नेगेटिव है, तो मेरा फोर्स पॉजिटिव होगा, राइट साइड में आएगा। तो वो पूरा जो रीजन देख रहे हो -a से +a का, वो पूरा रीजन अपना कैसा है? इक्विलिब्रियम वाला रीजन है, हाँ ऑसिलेशन वाला रीजन है। तो जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा वो x 0 से -a से +a के बीच में करेगा। हाँ, x की वैल्यू शुड बी लेस देन -a एंड a। तो उसने पहले मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब x के मैग्नीट्यूड को तो देखना ही नहीं है, तो अट्रैक्टिव रीजन में तो आएगा ही आएगा वो। तो ये ऑप्शन नहीं दिया, वो भी सही है। दूसरा सेकेंड पार्ट में क्या है? u की वैल्यू बोलो, u0/2 x/a²।
u की वैल्यू दिया है सेकंड में u0/2 x/a टू द होल स्क्वायर। निकालो जरा फोर्स कितना आ रहा है, -u0/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x/a स्क्वायर। ठीक है क्या? अब ये f की वैल्यू आ गई। अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए वही 3 पॉइंट फिर से हैं, 0, a और -a। जरा मुझे बताओ, अगर मैं x को a रखता हूं, एक एक इक्वेशंस को चेक करते चलते हैं, x को a रख दो तो क्या f की वैल्यू 0 आ रही है क्या? x को a रखने पर वैल्यू 0 हो ही नहीं रही है, तो a वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। x को 0 रख के देखो तो f 0 हो रहा है, मतलब ये सेकेंड वाला ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा है। कहाँ गया? ये वाला ऑप्शन तो मैच नहीं किया, p वाला मैच नहीं कर रहा है, q वाला मैच कर गया। ऑप्शन में q वाला है क्या? b में हाँ q है। और एक चीज तो क्या हो रहा है, एक चीज तुम्हें ये भी दिख रहा है, अगर a पर 0 नहीं हुआ तो प्लस माइनस a दोनों पर 0 नहीं होगा, लीनियर वेरिएबल है। क्योंकि 0 होने के लिए ये पूरा टर्म 0 हो ही नहीं सकता अगर x की वैल्यू a रख दिया तो, चाहे पॉजिटिव रखो या फिर नेगेटिव। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसमें जो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स हैं वो मैच नहीं किए, तो p q r तीनों में से खाली q सही हुआ। और क्या पूछा था आपने को? पार्टिकल ऑसिलेट किस रीजन में कर रहा है ना? ऑसिलेशन का रीजन निकालना है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, क्या इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल। अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल ये चेक करूं तो क्या d²u/dx² चेक करना पड़ेगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यही दिखाऊंगा। d²u/dx² करोगे, du/dx की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। हाँ ना? नहीं पॉजिटिव आएगी ना, हमने गलती कर दी ना, इसके पहले भी गलती करी थी, इसलिए ऑसिलेट नहीं कर रहा था। एक मिनट, ये वाले सवाल में हमने क्या गलती कर दी पता है? ये पूरी जो वैल्यू तुम देख रहे हो, ये वाली, इधर देखो, हमने इसको डिफरेंशिएट किया बेटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ f। क्या होता है? दिस इज -du/dx ना, ये वैल्यू किसकी है? -du/dx। जबकि हमें क्या चाहिए था? d²u/dx², और d²u/dx² का मतलब होता है d/dx ऑफ du/dx। तो -du/dx नहीं चाहिए, यहां माइनस साइन लगाओगे, इसलिए उसने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। यहां जब माइनस साइन लगा दोगे तो ये माइनस साइन यहां आने के बाद कहां गया? हाँ, ये पूरा चेंज हो जाएगा, स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन, ग्राफ उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा बाकी मिनिमा। समझ में आ रहा है? तो ये ग्राफ ही उल्टा बन गया, तभी हम फंस रहे थे। कंडीशन हमारा लॉजिक सही था, कैलकुलेशन एरर हो गया। समझ में आया क्या है? तो du/dx का स्क्वायर करना है, तो जब d²u/dx² करोगे तो ये लिखोगे तुम d/dx ऑफ u0 x/a² माइनस साइन नहीं लगाओगे, तो ये यहां से d²u/dx² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। किस पॉइंट पे? x0 पर। तो x0 पर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो वही कंडीशन जो हम पहले पढ़ रहे थे वही कंडीशन यहां बना है, वो ग्राफ हम यहां मैच कर रहे हैं। जो ग्राफ वहां था वही है, लेकिन यहां स्टेबल अनस्टेबल कोई काम नहीं है, वो इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल को डिफाइन नहीं कर रहा है, x a और -a वाला पॉइंट। तो यहां फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया? सही हो गया ना? तो 2 हो गए, तीसरा क्या था? एक और था ना, टोटल एनर्जी कैन ऑसिलेट अबाउट x इज इक्वल टू -a। तो ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये x -a पर ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा ही नहीं। किसके अबाउट ऑसिलेट करेगा? वो x0 के अबाउट। तो कितनी एनर्जी होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये दो तुम्हें दोनों ने सेटिस्फाई किए कंडीशंस। ए में कौन कौन आया? पी क्यू आर। बी में कौन आया? एक तो क्यू आ गया और उसके बाद ये वाला पॉइंट आया एस। बी में आया क्यू और एस।
सी वाला पॉइंट अब तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं ही कर दे रहा हूं। x बाई ए टू द होल, कोई लिखा है ये इक्वेशन, बोल दोगे मुझे? सी का इक्वेशन क्या है? u इज इक्वल टू एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर। हाँ, यही है ना, माइनस बाहर है। ये है क्या? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये टफ है सॉल्व करना, जितना आसान तुम सोच रहे हो ये कैलकुलेशन उतना नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तुम्हारा, यूवी रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे, जो पहले बाहर आ रहे हैं वो तो लिख लो, f की वैल्यू लिखनी है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, यू नॉट बाई टू ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर। इसमें तुम प्रूव हो पाओगे, कैलकुलस के पास और प्रूव रहोगे तो तुम्हारा कैलकुलस हो जाएगा। अभी के लिए तुम्हें बेसिक से ही चलना है। तो f की वैल्यू माइनस यू नॉट बाई टू ए स्क्वायर, यहाँ कैसे लिखते हो? एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ और फिर प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बाई टू ए टू द होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई बहुत लंबा जा रहा है ये। कौन सा? अच्छा वो ए है क्या? ठीक है ना यार, इस पूरे को x मान लो तो e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e रेज टू एक्स, और जिसको अब x मान रहे हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स बाई ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू एक्स बाई ए स्क्वायर, टू एक्स ई रेज टू माइनस एक्स बाई ए टू द होल स्क्वायर। ठीक है क्या? अब हमें जो वैल्यूज दी है वो रख के यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। x को a रखो, x को a रखोगे तो ये 1 बाई ई बन जाएगा। x को a रखने पर ये क्या बन गया? 1 बाई ई, और यहां पर भी a रखोगे तो ये भी बन जाएगा 1 बाई ई। तो पूरा इक्वेशन यहां तुम्हें दिख रहा है, ये जीरो हो ही नहीं रहा होगा। अगर ये 1 बाई ई बना, ये भी 1 बाई ई बना, ये पूरा फोर्स जीरो होने के लिए इन दोनों टर्म को कैंसिल आउट होना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं दिख रहे भाई। माइनस यू नॉट बाई टू ए स्क्वायर, एक्स को ए रख रहा हूं मैं, तो ए स्क्वायर बाई ई, ठीक है? नहीं, हाँ ए, मैं एक्स ए पर देख रहा हूं, तो एक्स ए पर ये ए स्क्वायर, ये पूरा 1 बाई ई बन जाएगा, माइनस टू ए बाई ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया माइनस टू ए बाई ई, प्लस ये बन जाएगा टू ए बाई ई। ओ बन गया ना यार, ये माइनस टू ए बाई ई बन गया, ये प्लस टू ए बाई ई बन गया, तो कैंसिल आउट हो गए ना ये दोनों। तो f कितना आ गया? 0 आ गया ना। तो x इज इक्वल टू ए पर भी ये इक्विलिब्रियम है, तो p वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। और आगे देखो, माइनस ए, अगर मैं x को माइनस ए रखूं तो भाई साहब ये सवाल नहीं है। अब सोचो, ऐसे सवाल आते हैं एडवांस में जो तुम्हें लगते हैं कि बहुत आसान है भी आसान, लेकिन कितना लेंदी है तुम्हें दिख रहा है। हालांकि मैं सॉल्व करके तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, तुम्हें सॉल्व करने के लिए
एडवांस के क्वेश्चन करो तो 10 मिनट बड़े आराम से ले लिया करो, कोई दिक्कत जल्दबाजी नहीं है भाई। 360 के पेपर में 140 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप IIT बॉम्बे सिक्योर कर लेते हो। 360 का 140 निकालो लगभग 35 to 40% मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। तो 6 घंटे में 40% क्वेश्चन करने होते हैं। तो 108 क्वेश्चन के आसपास अगर आते हैं क्वेश्चन, में एक रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ, 108 क्वेश्चन 108 का 40% निकाल लो, आपको 40 क्वेश्चन ही करने 6 घंटे में। तो एक क्वेश्चन पे 6 मिनट तो वो भी बोल रहा है, जिसमें केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक आप 2 मिनट में भी कर दोगे, MCQ आप फटाफट कर दोगे, न्यूमेरिकल आप जल्दी कर लोगे। तो जो मैट्रिक्स मैचिंग और MSQ वाले क्वेश्चन है उसको आप टाइम दे सकते हो, तो टाइम है अपने पास। -u0/2a², यहां वैल्यू रखो, माइनस ए रखने पे मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, ये तो a² ही आएगा, और यहां माइनस ए रखोगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये a²/e। हाँ, यहां फर्क दिख जाएगा तुम्हें, दिस इज 2a/a² प्लस हो जाएगा ये, और जब यहां रखोगे तो ये पूरा ये भी प्लस में ही आ जाएगा। तो ये इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब हमने -a रख दिया तो ये 0 हुआ ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं x को 0 रख दूं तो ये वाला पार्ट 0 और ये वाला पार्ट भी 0 ना, कहां गया, ये वाला पार्ट भी 0 ना, पूरा 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंट तो आएगा, उसकी वैल्यू e⁻0 1 हो जाएगा, लेकिन मतलब नहीं है ना एक्सपोनेंट लिखने का, वो मल्टीप्लिकेशन में x है, वही 0 कर देगा। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन मैच करिए अभी, XA और X0, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं, P और Q मैच कर रहा है। अब तुम्हें S चेक करना है, S चेक करने के लिए अब मैं नहीं कर रहा हूं, अब तुम समझ गए हो। ये जो कहां गया, अरे यार, ये जो आया है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन कंसीडर ना करते हुए एक बार और डिफरेंशिएट करो। नींद आ रही है, एक बार और डिफरेंशिएट करके फिर चेक करो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है, कहां होगा दिखाओ। 0 हो ही नहीं रहा ना, अरे देखो माइनस ए रखोगे तो भी ये a² बनेगा, तो ये बना a² और ये माइनस ए रखोगे तब भी अपॉन ही आएगा, a²/e। यहाँ माइनस ए रखे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2a/a², कैंसिल हुआ, क्या आया 2a/e प्लस 2x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू माइनस से रखनी है ना, हाँ अच्छा हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। तो तीनों ऑप्शन है, तो कौन सा किया हम लोगों ने अभी, C। हाँ C में देखो PQR हो गया, S वाला अब ऑसिलेट करने वाला देख लोगे ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ऑसिलेट करेगा। तो इक्वेशन बना के फिर ऐसा इक्वेट करने पर इक्वेट टू 0 करने पर इजी हो जाएगा, तो कर लो, इंडिविजुअली पुटिंग वैल्यू कर सकते हो, दोनों सही है। हम वही तो कर रहे थे पहले, लेकिन उसमें कहाँ दिक्कत होती है पता है, जब इक्वेशन तुम्हें क्वाड्रेटिक दे के सिंगल टर्म में आ जाते हैं ना, तो आपको एक ही वैल्यू मिलती है। क्यूबिक आया तो आपको 3 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 4th रूट है तो 4 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए आप ये मेथड ज़्यादा अप्लाई किया करो। समझ में आया क्या किया ना, ऐसे ये 4th वाला कर लोगे क्या, हाँ बोलो 4th हो जाएगा, तो कर लेना। ये 14 मिनट ले लिए। ये भी नहीं कर पाओगे, हाँ ये कर सकते हो।
अरे यार लेकिन तो दिख ही नहीं रहा है। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, इसका डायग्राम नहीं दिख रहा है लेकिन अच्छे से समझ जा रहे हो क्या? ट्राई करो, अच्छा सवाल है ये मेरे उसके मेरे नोट्स में रहता है। मैं एक बार सवाल करवाता हूँ, ये बहुत अच्छा है। अभी तो एक ही एडवांस का क्वेश्चन कराया, नींद आने लगी। एडवांस लेक्चर है तो उन क्वेश्चंस भी तो एडवांस ही करवाने की कोशिश करेंगे ना भाई। और हर बार एक नई वैरायटी मिलेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होंगे क्वेश्चंस में। तुम्हें टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। मैं क्वेश्चन समझाऊं? क्या कह रहा है? कंसिडर एन इलेप्टिकली शेप्ड रेल पी क्यू, पी कहाँ है? अच्छा ये रेल है पी क्यू इन द वर्टिकल प्लेन विथ OP is equal to 3 centimeter, OQ is equal to 4 centimeter, mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q with a force of 18 Newton, which is always parallel to the line PQ. Okay. Assuming no frictional losses, the kinetic energy of the block when it is at Q is n into 10 joule, the value of n is G लेना है। वो क्या कह रहा है कि ऐसे मुझे ये P से Q इस कर्व्ड पाथ पर जा रहा हूं मैं, एक ब्लॉक को यहां से लेकर के कर्व्ड पाथ पे, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 है, ये 4 है, ये हाइपोटेनियस वाली लाइन दे रखी है 5, बेवकूफ बनाने के लिए दी है, पहले बता दे रहा हूं तुम्हें। P से Q आप जा रहे हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन फोर्स अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है? फोर्स अपनी डायरेक्शन लगातार पैरेलल होता जा रहा है ना, तो कर्व्ड पाथ पे हमेशा पैरेलल होने के लिए उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी ही पड़ेगी। अब अगर आपने DCP सॉल्व किया है WPE का, तो उसका एक सॉल्व एग्जांपल है, उसमें ऐसे एक जिगजैग रोड बना दिया है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पूछा है, उसमें बोला है द फोर्स इज एक्टिंग इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द पाथ। सेम सवाल है ये, ट्राई करिए। लाए हो DCP? वन में होगा। ये बुक ले लो सब लोग, अच्छी बुक है, यही बुक करो। अभी सजाना बजाना रोक दो, ठीक है? ये अच्छी बुक है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। सरदाना उठाते ही आपका फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी स्टार्ट ही लेवल अप से करता है वो। अब इसको कैसे सवाल सॉल्व करेंगे सुन लो, तुम लोग ऐसे बैठ गए हो मुंह बना के। क्या करना होगा पता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला ही लगाना है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन जब वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा रहे होगे, सुनो सुनो सुनो, जब वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा रहे होगे तो आपको वर्क डन बाई फोर्स लिखना होता है। क्या फार्मूला होता है? F इंटू एस। लेकिन याद रखना है वर्क डन, यही सब चीजें इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होता है। Work done is equal to F dot S is applicable only when force is constant. In this case your force is varying, ये constant नहीं है, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। उस छोटे से एलिमेंट में ds का एलिमेंट ले लिया कि इस पार्ट पे वो dx चल रहा है,
तो उस dx पार्ट के लिए तो पैरेलल फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होगी ना। उस छोटे से पार्ट के लिए पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, फिर यहां से लेके यहां तक इसको। सर फोर्स तो लाइन पी क्यू के पैरेलल है ना, तो वो तो हमेशा सेम लाइन पी क्यू के पैरेलल बोला है क्या? वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा लाइन पी क्यू है, सॉरी लाइन पी क्यू है, मुझे लगा पास पी क्यू के पैरेलल है, लाइन के पैरेलल है तो चल जाएगा। नहीं, कांस्टेंट है फोर्स। फोर्स कांस्टेंट है। निकालो अभी। अरे सुनो संयम, जो आप लोग कर रहे हैं ना एफ डॉट एस में भी, अब आप ये देखेंगे फोर्स अगर इसके पैरेलल है ना, तो हर एक पॉइंट पर जो फोर्स और जो पाथ पे वो पार्टिकल चल रहा है उन दोनों के बीच का थीटा लगातार चेंज हो रहा है। इंटीग्रेटर तो भी करना पड़ेगा। करेक्ट, थीटा के टर्म्स, थीटा चेंज हो रहा है ना इसमें कंटिन्यूअसली, तो थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करो ना। हाँ थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दो। पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू ना। एलिप्स में एसेंट्रिसिटी रखनी होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जब तक कुछ नहीं दिया होता हम ये मान लेते हैं कि वो पाई आर बाई टू ही है। थीटा की रेंज ले लो, 0 से 90 थीटा की रेंज पे कर दो ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। भाई इसमें चेंज क्या हो रहा है? थीटा वेरी कर रहा है, तो क्यों ना हम थीटा की लिमिट पे कर जाएं, सब खत्म हो जाएगा खेल ही ना। पाई आर बाई टू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचो, एक ऐसा पॉइंट लो, एक ऐसा एलिमेंट लो जिस टाइम पे फोर्स और मतलब पाथ के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में थीटा एंगल बन रहा हो। उस एलिमेंट पे छोटा सा वर्क डन लिखो, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो और बाद में इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के टाइम जो थीटा की लिमिट होगी वो 0 से पाई बाई 2 रखो। राइट, हाँ ग्रेविटी करेगा ना काम। ग्रेविटी तो डिपेंड ही नहीं करेगा थीटा बीटा पे, ग्रेविटी का तो mgh ही होता है। थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा सा। सही है ना? 5 आ गया ना? 5 तो वही तो तुम लोग बताना चाहिए ना। आंसर ही कोई नहीं बोल रहा है। सब बैठे हैं, 5 आ गया लेकिन बोलूंगा नहीं। सुनो, आप जहां फंस रहे हो, सुनो, आप जहां फंस रहे हो समझो कहां फंसे आप। आप बार बार देख रहे हो कि यहां से यहां की बात कर रहे हो बार बार। एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अदर फोर्स, सूडो फोर्स, तो ये क्या होता है? यूएफ प्लस के माइनस यूआई प्लस के आई, यही फार्मूला होता है। इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, क्यों बोल रहा है फ्रिक्शन मत लो। अदर फोर्स में है, सूडो नहीं है। अदर फोर्स में कौन सा फोर्स है? जो इस लाइन पे काम कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 18। तो 18। एक बात बताओ, थीटा चेंज तो हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो कांस्टेंट कर दिया ना। अगर मैंने, याद रखो, मैं बार बार ये नहीं बोला तुम्हें। सुनो, मैंने जब बताया आपको स्टार्टिंग में ही, मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था कि वर्क डन जो है वो फोर्स F डॉट एस होता है। मैंने कहा इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। मैंने ये नहीं बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा भी कांस्टेंट हो।
आया आया। तो मैंने ये नहीं बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा भी थे, मैंने कहा फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। फोर्स कांस्टेंट है, पार्टिकल चल कहां से रहा है, P से, पहुंचना कहां है, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स डायरेक्शन में कितना, भाई मैं किसी बात से चलूं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लेना है ना अपने को बात। अगर इसका दूसरा वाला डेफिनेशन आपको याद होता तो खट से कर पाते कि वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सेम लाइन। तो मैं किसी भी पाथ से चलूं, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा इस लाइन पे 5 ही आएगा ना। तो मैं अगर इसका वर्क डन लिखूं तो 18 इंटू 5 इंटू कॉस 0 लिख सकता हूं ना भाई। इस लाइन को मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया, स्कैम हो गया तुम्हारे साथ ना। देखो इसीलिए mgh लिखो, मास कितना दिया है पार्टिकल का 1 kg, 1 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है भाई, रेफरेंस जब mg की पोटेंशियल, एक ही तो कंजर्वेटिव फोर्स है mg का पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो खाली तुम्हें हाइट से मतलब होता है ना, रेफरेंस लाइन से कितने ऊपर हो, तो mg इंटू h ये हो गया, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी वही पूछा है क्या, ये माइनस u इनिशियल 0 k इनिशियल 0 कितना आया, ये 90 माइनस 40, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 50 जूल। क्या बोला, क्या है उसने आंसर 5, ऊपर कुछ और दिया है क्या, n इंटू 10 दिया है, तो k इज इक्वल टू n इंटू 10 दिया है, तो ये 5 इंटू 10 बन गया n इंटू 10 के बराबर। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, बस। अब ये सवाल देखो, मैं इसलिए ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूं, जब हम पेपर में बैठते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एडवांस का, तो हमारा दिमाग जो है उल्टी सीधी चीजों में बकता रहता है। एडवांस में इतना आसान तो नहीं पूछेंगे, तुम भी पेपर दे रहे हो, तुम भी अगर एडवांस पेपर देते हो तो एक्स्ट्रा केयरफुल होते हो। 2 2 जा 4 नहीं चेक कर दे, 2 2 जा 4 कैसे दे दिया इसमें, 2 2 जा 4 होता है। तो हमारा दिमाग जो है वो एडवांस के टाइम पे टफ ही सोचता है, तो आसान भी सोचो। इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस में एफ हैज टू बी कांस्टेंट, इफ नॉट टेक एन एलिमेंट, बट इफ एफ इज कांस्टेंट टेक द डिस्प्लेसमेंट अराउंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाय यूजिंग एफ डॉट एस। समझा? अब इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, मैं यहां लिख के जा रहा हूं, आया मैं अभी ऐसे, इस तरह किया है, ये वाला सवाल किया है ऐसे। ये वाला एक पाथ है जिसमें ये h है, ये l है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इस पर फोर्स F लग रहा है, और यहां नीचे फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। और मैं पूछूं, मैं ऐसा बोलूं, द ब्लॉक इज मूविंग अप स्लोली, in such a way that force F is always parallel to the path. Find work done by F. ट्राई करो, मैं 5 मिनट में आ गया। फ्रिक्शन दिया हमने, हाँ, इन टर्म्स ऑफ H एंड L चाहिए आपको, H ये आ जाना चाहिए। खैर ये सवाल कर लो, कहाँ बातें मत करो। आया ये सवाल? नहीं, क्या आया? अरे आया तो हाँ आया, बताओ ना क्या आया। थीटा तो मैंने दिया ही नहीं है, कौन सा थीटा, क्योंकि वैसे ऊपर ऐसे चल रहा है, थीटा तो बदल रहा है हर एक पॉइंट पे। हाँ नहीं रूट में नहीं आएगा भाई, तुम तो डरा दोगे मुझे ऐसे जवाब देके। ये देखो ऐसा है ना, ये
ये H दिया, ये L, ये ऐसे जा रहा है ना M से, F लगा दिया यहाँ पे म्यू। अब यहाँ पे F लगातार बदल रहा है, जो सवाल मैं बोल रहा था वो वाला सवाल आ गया। ये DCP है, मैंने यहाँ मुझे कोई दिया, मैं वापस कर दिया यार। अच्छा वो 2 दिया था, 1 है, 1 में जाके DCP में देखना, सॉल्व एग्जाम्पल है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम वाले पार्ट में। अब ये F लगातार बदल रहा है, तो F के बदलने से क्या होगा, मैं यहाँ पे अप्लाई क्या नहीं कर सकता, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, और वही वर्क डन पूछा है। तो यहाँ पे F लगातार चेंज होना है, तो मैं नहीं अप्लाई कर सकता वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। अगर मैंने एक छोटा सा पार्ट ऐसे ले लिया, मान लो ये ds है, तो क्या इस ds वाले सेक्शन के लिए, बहुत छोटा सेक्शन है ना, तो इसमें तो स्लोप एक ही होगा ना, तो इसमें फोर्स क्या अपनी डायरेक्शन बदलेगा क्या, इस पार्ट में फोर्स अपनी डायरेक्शन को नहीं चेंज कर रहा होगा। अगर फोर्स अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है मतलब कांस्टेंट हो गया। तो इस छोटे से पार्ट को जरा मैं 100x पे देखूं, तो क्या ये ऐसे लाइन दिखेगी कि हमारा dx है, इस ds के करेस्पॉन्डिंग क्या ये लाइन dl हो जाएगी, क्या ये वाली लाइन dh हो जाएगी। मेरा ब्लॉक यहां रखा हुआ है m, इसके ऊपर ऐसे f लग रहा होगा, इस पॉइंट पे इधर लग रहा होगा म्यू mg, ये थीटा मान लिया तो mg cos थीटा, ठीक है। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं, इस पॉइंट को a बोल दिया, इस पॉइंट को b बोल दिया, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स uf प्लस kf माइनस ui प्लस ki, करेक्ट ना, कोई दिक्कत किसी को। तो अगर मैंने ये लिखा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है कौन, म्यू mg cos थीटा, ये कितना काम कर रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा म्यू mg cos थीटा इंटू ds माइनस में प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पे ये होगा mg इंटू dh। काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगा, मैं उसको जीरो ही मान लेता हूँ, क्योंकि स्लोली मूव कर रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। माइनस यू इनिशियल जीरो प्लस जीरो, स्लोली कहीं भी वर्ड आ गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन छोटा सा होगा ds डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये क्या बना, mg dh प्लस म्यू mg ds cos थीटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थीटा तो हमने मान लिया ना, थीटा दिया है क्या आपने को, तो इस डायग्राम से cos थीटा की वैल्यू निकालो, तो क्या ये dl बाई ds बन जाएगा, रखो जरा इसको, तो mg dh प्लस म्यू mg ds मल्टीप्लाइड बाई dl बाई ds, ds ने ds को मार दिया, इंटीग्रेट कर दो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया टोटल। अब इंटीग्रेट करोगे तो जब मैं यहां से स्टार्ट किया हूं तो मेरी हाइट 0 है, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो हाइट कितना चल, वर्टिकल हाइट कितना चल लिया मैं h, तो h वाले में लिमिट ये, और इसी करेस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल रेंज चल लोगे वो l चल लोगे, 0 से l आंसर आ गया mgh प्लस म्यू mgl, खत्म। कहाँ तक किए थे, क्या गलत हुआ था, करना पड़ेगा क्योंकि जो गिवन डेटा होता है आंसर उसमें ही देना पड़ता है। कहाँ गलती, WPE में कुछ हुआ, कॉन्फिडेंस आया अभी, और करना है, तो पूरा करना है, बेसिक लेक्चर होगा करवा देता हूँ। उस दिन रखा कोई आया नहीं, मैं गुस्से में आ गया, अभी एक ही लेक्चर और रखा हूँ NLM और फ्रिक्शन का, NLM फ्रिक्शन वाला में अगर नहीं आए लोग तो मैं एक भी लेक्चर, अरे मेरा पता है उस दिन 10:30 बजे लेक्चर ख़त्म हो जाता है, तुम्हारा लेक्चर होने लगा 11 बज जाता है, 11 बजे से मैं घर जाके सो सकता था, मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा लेक्चर दे रहा हूँ। उसमें आ कितने लोग रहे, मलाड वाले वहाँ से चले आए और VP के बैठे थे 5 लोग, कितने लोग थे, कौन कौन था VP से, गिन लो, हाथ खड़े हैं गिन लो,
इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन दे रहा हूँ करके दिखाओ जो उसको क्लास में करवाया था। आधा घंटा बहुत होता है ना दोस्त, 30 मिनट होते हैं। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन कर लो। अ पर्सन रोल्स ए स्मॉल बॉल, अ पर्सन रोल्स अ स्मॉल बॉल with speed u along the floor from point A. With speed u along the floor from point A. If x is equal to 3r, if x is equal to 3r लिख लिया। Determine the required speed u determine the required speed u for which the ball returns to A, for which the ball returns to A, for which the ball returns to A after rolling the circular surface, after rolling on the circular surface in vertical frame लिखा, after rolling on the circular surface in the vertical plane from B to C, from B to C and becoming a projectile at C, and becoming a projectile at C लिखा। What is the, दूसरा सवाल है इसी में, what is the minimum value of x, what is the minimum value of x for which the game could be played, for which the game could be played for which the game could be played if contact must be maintained at point C, if contact must be maintained at point C। अगला चैप्टर कौन सा चाहते हो एडवांस के लिए तुम लोग? एनएलएम, ठीक है। हाँ, और तो एनएलएम फ्रिक्शन डब्ल्यूपी हो जाएगा, काइनेमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है। इस वीक में बेसिक हो जाएगा ना। नेगलेक्ट फ्रिक्शन, आया क्या आंसर? रूट नहीं, 5/2 रूट के बाहर है, 5/2 रूट आर जी। पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो और उसके बाद में वो ऐसे बैठे बैठे पास कर देगा ना। देखो बहुत ही वाहियात सवाल है ये, कुछ नहीं है।
एक बात बताओ, यहाँ पे u है, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करने बोल रहा है, तो क्या इस पॉइंट पर भी स्पीड ऐसे u ही रहेगी? इस पॉइंट को c बोल दिया तो मैं ऐसे लगा दूं ub प्लस के बी इज इक्वल टू यू सी प्लस के सी, क्योंकि अब अगर मेरे पास फ्रिक्शन नहीं है तो सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है, खाली mg काम कर रहा है, तो 0 प्लस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू 2r प्लस हाफ mv स्क्वायर लगा सकता हूं मैं। यहां से मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी कि इधर जा रहा होगा तो ये v कितना होगा, और यहां से ये गिरेगा तो ऐसे ना, तो m मर गए, 2 इधर भेज दिया तो 2 भी मार दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके, तो u स्क्वायर माइनस 4gr इज इक्वल टू v स्क्वायर। करेक्ट? क्या पूछा है तुमसे? डिटरमाइन रिक्वायर्ड स्पीड u सो दैट द बॉल्टन ए, अच्छा a मतलब इसी पॉइंट पे वापस आना है, इस वाले पॉइंट पे, कि u यहाँ पर ये u कितना रखूं। देखो ध्यान से, ये u जितना ज्यादा कम करोगे क्या उससे ये v पर फर्क पड़ रहा है, ये देखो v में चेंज आएगा बाई चेंजिंग योर u। कह रहा है u कितना रखो, तो u कम होगा तो पहले गिर जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे जो v है ये ज्यादा रखना होगा, जितना ज्यादा रखोगे उतना दूर जाने की चांसेस ज्यादा है ना, तो मुझे a पॉइंट पे गिराना है। a पॉइंट पे गिरा तो अब ये सवाल को ऐसे कंसीडर कर लो, ये सवाल ऐसा है तुम्हारा, ये पहला पार्ट निकालने के बाद कि ये लाइन है, यहां से एक बॉल को ऐसे u से फेंका है, ये यहां कहीं आके गिर रहा है, ये इसका x हो गया जो कितना होगा 3r, और ये डिस्टेंस कितना होगा 2r, ये v, और इस v की वैल्यू कितनी है u स्क्वायर माइनस 4gr। सही बात है ना? तो प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री यूज करो, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये ट्रेजेक्ट्री है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता किसी को करने को, क्योंकि ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए अच्छा होता है। अगर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो यहीं पे मैं यूज कर सकता हूँ y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यहाँ पे u का काम कौन कर रहा है? v कर रहा है, तो y की वैल्यू कितनी? 2r, हाफ g को 10 या g के टर्म में दिया गया आंसर, g ले लो तो ये क्या बन जाएगा 9r स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस 4gr। सही ना? एक r ने r को मार दिया, इस पूरे को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 16gr इज इक्वल टू 9gr। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? देखो कैलकुलेशन, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सही है, y की वैल्यू 2r है, हाफ जी x की वैल्यू 3r मतलब 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 4gr। ये r ने इस r को मार दिया है, सही है ना? 4u स्क्वायर कितना हो जाएगा? u की वैल्यू 5/2 रूट gr। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा सवाल क्या पूछा है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गेम कुड बी प्लेड इफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी मेंटेन्ड एट c नेग्लेक्ट फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पे आपको कांटेक्ट बना के रखना है, मतलब अभी हम जो पढ़ रहे थे नॉर्मल छोड़ के हवा में चला गया, अभी नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पे, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है। तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? दिस सेकंड क्वेश्चन के लिए दिस u हैज टू बी ग्रेटर देन रूट 5gr। अगर u ये जो दिया हुआ है इसको देखो तो कितना है 2.5 रूट gr, और रूट 5gr का मतलब होता है कितना है 2.25, ये 2.5 है,
तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए इसमें आप बोलोगे 5/2 रूट जी आर इज ग्रेटर देन रूट 5 जी आर, है ना। तो x की वैल्यू मिनिमम कितनी हो कि हमारा मतलब ये सर्कल कंप्लीट करेगा, कांटेक्ट तो बना के रखेगा। x की वैल्यू मिनिमम पूछा है, तो एक बात बताओ, मिनिमम के लिए क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जी आर होती है, ये तो पता है ना। फिर से यही इक्वेशन लगाना, वहां रख दो वैल्यू। यहां पे अगर मैं रूट जी आर यहां रख दूं, कहां चला गया अभी, यहां पे रूट जी आर रख दूं तो ये 2r ही रहेगा, x निकाला जा सकता है। कर लोगे, मतलब इसी इक्वेशन में v को रूट जी आर रख दिया तो y कितना है अपने पास 2r, हाफ जी एक्स स्क्वायर, मतलब x अपने को निकालना ही है, और ये हो जाएगा रूट जी आर का स्क्वायर मतलब जी आर, ये कैंसिल हो गया। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 2r। मिनिमम x कितना चाहिए अपने को 2r। हाँ समझ आया, बहुत टफ है क्या, नहीं सर। तो और टफ करा दूं, टफ भी नहीं है और करना भी नहीं है टफ। वाह, सर पानी मारने के लिए जा सकते हो? ये डाउट है, रुके रहो, जिंदा नहीं रह पाओगे क्या बिना पानी के। अरे बाप रे, एक और सवाल, एक और सवाल बस लास्ट। अभी ना, अभी मैं मुझे प्रैक्टिस शीट वगैरह भेजनी है, अभी मैं नहीं भेजूंगा, 1-2 लेक्चर और। मैं भी स्क्रूटनी वाले मोड पर हूँ कि कितने लोग हटते हैं, फाइनल नंबर के काउंट बच जाए, फाइनल की यही एडवांस के लेक्चर में बैठने वाले हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाऊंगा और उसमें मैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स डेली डाला करूँगा, 2-3 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। तो तुम्हें एक क्वेश्चन करने में आधे पौने घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन उसको करोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। लेकिन अभी फाइनल काउंट आने दो। तुम नाखून खा लो, चमड़े से काट लो अपने आप को, राक्षस कहीं के। जब से बैठा है कभी नाखून खा रहा है, कभी कुछ बाल और खा लो अपने, भूख लग रही है। लिखो हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड, ढंग से करना, अच्छा सवाल है, पहले बोल रहा हूं। A heavy particle is suspended by a string of length L. A heavy particle is suspended by a string of length L from a fixed point O. A heavy particle is suspended by a string of length L from a fixed point O. The particle is given a horizontal velocity v0. The particle is given a horizontal velocity v0. लिखा, the string slacks at some angle. The string slacks at some angle and the particle proceeds on a parabola. And the particle proceeds on a parabola. The string slacks at some angle and the particle proceeds on a parabola. Find the value v0. Find the value v0 if the particle passes
Find the value V naught if the particle passes through the point of suspension. किया हुआ है कब किया? क्लास में मैंने कराया था। अच्छा वर्टिकल करा दिया है क्या? ओके तो करा दिया होगा। अरे मेरे को पूरा आ गया था, मैंने उसमें बस वो पैराबोला डालना भूल गया था। क्वेश्चन याद है? थोड़े दिन पहले ही लिखा था वो क्वेश्चन। चलो एक और सवाल लिखो। अ स्मूथ सर्कुलर ट्यूब लिख दे। अच्छा जो नहीं किए हैं वो कर लेंगे, जो कर चुके हैं वो किया है तो घर पे दोबारा करना ये सवाल बिना देखे। अरे HIV क्यों लिख रहे हो उसके हाथ पे? और तुम्हें कैसे पता? गलत बात है ये। स्मूथ सर्कुलर ट्यूब, a smooth circular tube of radius r, a smooth circular tube of radius r is fixed in a vertical plane. A smooth circular tube of radius r is fixed on a vertical plane. Vertical plane लिखा। A particle is projected from its lowest point. A particle is projected from its lowest point with a velocity. A particle is projected from its lowest point with a velocity just sufficient to carry it to the highest point. Just sufficient to carry it to the highest point. Calculate the time taken. अच्छा जरा मौका मिला नहीं, खा लिए। मैं देख रहा था। Calculate the time taken by the particle. Calculate the time taken by the particle to reach the end of the horizontal diameter. To reach the end of the horizontal diameter. To reach the end of the horizontal diameter. लगो। क्वेश्चन क्या बोला था मैंने? टाइम टेकन ना, √r/g ln 1 + √2। इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें sec θ/2 + tan θ/2 को। बढ़िया वाला इंटीग्रेशन है। हाँ ये सवाल करके आना, अगले लेक्चर में हम इस WP पहले फ्राइडे वाले लेक्चर में NLM फ्रिक्शन कर लेते हैं, फिर WP करके मुझे पता चल गया WP में तुम कहाँ दिक्कत हो रही है तुम्हें। मैं डलवाऊंगा अगले लेक्चर, अगली वीक में जो लेक्चर होगा एडवांस का वो NLM और फ्रिक्शन पे होगा, क्योंकि इस बार मैं पढ़ा दूंगा बेसिक उस पर ही एडवांस क्वेश्चन। उस दिन कराया था, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 1/cos θ d सेक थीटा का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। सेक थीटा टेन थीटा का सेक थीटा होता है, लेकिन सेक थीटा होता ही नहीं है। तब तुम्हें सेक थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ऐसे फंक्शन में जिसका इंटीग्रेशन तुम लिख पाओ, और उसके लिए तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ये याद रखो, इसी खाली इतने ही इंटीग्रेशन होते हैं, उसके बाद तुम्हें मतलब वो लिमिट रहेगा, तुम लिमिट समझ जाओगे ना। जो डिफरेंशिएशन है वो सब इंटीग्रेशन बनते जा रहे हैं।
रिवर्स ही होगा। तो अब तुम्हें जो 1/cos x वगैरह बन रहे हैं उन सबको इसी टर्म्स में तो बैठो इंटीग्रेशन के अंदर इसमें से कोई भी टर्म तुम्हें बनाना पड़ेगा तभी इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री अब तुम्हें इसमें ट्रिगो अप्लाई करना होगा अच्छे लेवल का कन्वर्ट करने के लिए। यही करवाया था लास्ट इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में।